प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने कल आपको आधुनिक परिभाषाएं, जिसके अंतर्गत साइमन कुजनेट, सैमुएल्सन, कोलिन क्लार्क, राष्ट्रीय आय समिति, अन्य के सभी परिभाषाएं बताईं। उसके बाद में राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं से अवगत कराया और राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में मैंने आपको सकल घरेलू उत्पाद को पूरा क्लियर किया था। और इसके बाद में आज आपके जो समक्ष है वह जो क्लियर की जाएगी वह है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब बात आती है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यदि हम सकल घरेलू उत्पाद में से चालू वर्ष का मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन या स्थिर पूंजी उपभोग, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल घटा दें तो शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी प्राप्त हो जाता है। अर्थात सूत्रानुसार इसका जो सूत्र है वह है शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। यानी एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इजिकल टू जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास। इसके बाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद में घिसावट के भी कुछ घटक हैं और जो घिसावट के घटक हैं उनमें यानी घिसावट के घटकों को जो मूल्य ह्रास है, घिसावट के घटकों को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सामान्य टूट फूट, सामान्य टूट फूट जिसे नॉर्मल वार एंड टीयर बोलते हैं। दूसरा अप्रचलन
और तीसरा है मशीनों की आकस्मिक यानी अकस्मात आकस्मिक हानि, अकस्मात जो भी हानि हो जाती है वह है। अब देखिए सामान्य टूट फूट क्या है। घिसावट के अंतर्गत सामान्य टूट फूट यानी जो नॉर्मल टीयर है उसमें वह क्या है, तो इसमें वे खर्चे सम्मिलित किए जाते हैं जो निरंतर उत्पादन के दौरान स्थायी पूंजी की घिसावट के कारण करने पड़ते हैं। वहीं दूसरी अप्रचलन क्या है? अप्रचलन के अंतर्गत इसका अभिप्राय उन खर्चों से है जो उत्पादकों को पूंजीगत मशीनों के पुराना पड़ने पर उनके स्थान पर नई मशीनों के प्रयोग करने के कारण करने पड़ते हैं, ये अप्रचलन। वहीं तीसरे प्रकार का जो घटक है मशीनों की आकस्मिक हानि, और मशीनों की जो आकस्मिक हानि है यानी एक्सीडेंटल ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, इसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मशीनों के ब्रेकडाउन आदि पर होने वाले खर्चों को सम्मिलित किया जाता है। यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद को निम्न सूत्रों के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, और वह सूत्र हैं नंबर 1, बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशी या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अर्थात एनडीपी एमपी इजिकल टू एनएनपी एमपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम नेट
इनकम फ्रॉम एवरो एड। दूसरा जो सूत्र है वह है बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। अर्थात NDPFC यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इजिकल टू GDPFC यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन अर्थात ह्रास या घिसावट। सॉरी, बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इजिकल टू बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास यानी NDPMP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इजिकल टू GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये है मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन यानी ह्रास। थर्ड है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इजिकल टू साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास अर्थात NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इजिकल टू GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस
डेप्रीसिएशन। अब बात आती है कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए एनडीपी मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष करों को क्यों घटा दिए जाते हैं तथा इसमें आर्थिक सहायता क्यों जोड़ दी जाती है। यह एक नया पॉइंट है। यानी एनडीपीएफसी ज्ञात करने के लिए एनडीपी अर्थात एनडीपीएमपी में से अप्रत्यक्ष कर क्यों घटा दिए जाते हैं तथा इसमें आर्थिक सहायता क्यों जोड़ दी जाती है। तो इसका कारण है, सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर। नंबर 1, अप्रत्यक्ष कर। देखिए यहाँ कर की जो बात आई है, चूंकि एक टैक्सेशन का पूरा ही चैप्टर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। टैक्सेशन यानी कर प्रणाली या कर। तो कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति विशेष पर लगाए जाते हैं और उसका भुगतान वही व्यक्ति करता है जिसका भार भी उसे ही वहन करना पड़ता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष कर हैं। जैसे इनकम टैक्स जिस किसी भी व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसका भार वहन करता है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन टैक्स का भार हर एक व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। जैसे बिक्री कर यानी सेल टैक्स, इस टाइप के जितने भी टैक्स हैं, सेवा कर, ये जो टैक्स हैं ये सब अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर क्यों घटाए जाते हैं, क्यों घटाए जाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उनकी बाजार कीमत पर ज्ञात किया जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं या वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतों में अप्रत्यक्ष कर जैसे बिक्री कर, उत्पाद कर आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। अतः उत्पादकों को उत्पादन की समस्त बाजार कीमत प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसका कुछ अंश वस्तु कर सरकार को प्राप्त होता है। अतः बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है। इसलिए एनडीपीएफसी ज्ञात करने के लिए एनडीपीएमपी में से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। दूसरा है आर्थिक सहायता को क्यों जोड़ा जाता है, यानी सेकंड है आर्थिक सहायता को
क्यों जोड़ा जाता है? इसका कारण है कि सरकार किसी भी वस्तु के उत्पादक या वितरक को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वह कम कीमत पर उपभोक्ता को वस्तुएं बेच सकें। इस प्रकार साधनों को प्राप्त होने वाली आय बाजार कीमतों द्वारा प्रदर्शित आय से कम होती है। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं के सभी साधन लागत मूल्यों को ज्ञात करने के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में आर्थिक सहायता को जोड़ देते हैं। ये दो कारण हैं। इन दो कारणों से, एक कारण से अप्रत्यक्ष कर घटाए जाते हैं, तो वहीं दूसरे कारण से आर्थिक सहायता को एनडीपीएफसी अर्थात एनडीपीएमपी में घटाया जाता है और जोड़ा जाता है। अब बात आती है थर्ड यानी तीसरी, और वह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। अब तीसरी जो अवधारणा है वह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरी अवधारणा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसे बोलते हैं जीएनपी। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद है क्या? पहली बात आती है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी क्या है। तो देखिए यहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख अवधारणा है, जो कुल उत्पादन के सामाजिक लेखांकन का आधारभूत माप भी है। इसे अर्थव्यवस्था की समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई ऑफ इकोनॉमी या सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम भी कहा जाता है। एक निश्चित समयावधि में राष्ट्र के समस्त नागरिकों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का योगदान या वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं। यही प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद सरकारी क्रय सहित उपभोग तथा विनियोग वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का योग है। और इसे निकालने के लिए एक सूत्र है, और वह सूत्र है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस निर्यात
प्लस निर्यात माइनस आयात। अर्थात जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी एक्स निर्यात एम आयात। इन दोनों का जो अंतर होगा वह सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय उत्पाद यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। संक्षेप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का माप है, जिसका मूल्यांकन प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है। इस आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की भिन्न विशेषताएं हैं या भिन्न भिन्न निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता आती है और वह है नंबर 1 मौद्रिक मापदंड। मौद्रिक मापदंड मौद्रिक मापदंड के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना मुद्रा के रूप में की जाती है, क्योंकि मुद्रा ही समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को मापने का सामान्य मापदंड है। सेकंड है इसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग यहाँ देखिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग कैसे निकालते हैं या क्या है। तो यहाँ देखिए जीएनपी में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग किया जाता है। मध्यवर्ती या अर्धनिर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता है इसके अंतर्गत। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है और वह है मौद्रिक विनिमय। मौद्रिक विनिमय के अंतर्गत जीएनपी में उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का समावेश होता है जिनका बाजार में मौद्रिक विनिमय होता है, जबकि मनोरंजन, देश प्रेम, पत्नी की सेवाएं, किचन गार्डन की सब्जियां आदि इसमें शामिल नहीं की जाती हैं। तो ये 3 इसके कारण हैं: मौद्रिक मापदंड, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, मौद्रिक विनिमय, और चौथी इसमें जो आती है वह है दोहरी गणना। दोहरी गणना में
जीएनपी में दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। और इसके बाद 5वां पॉइंट इसमें आता है, वह है मूल्य ह्रास। क्या है? मूल्य ह्रास। और मूल्य ह्रास क्या है? मूल्य ह्रास में यानी जीएनपी की गणना करते समय मूल्य ह्रास नहीं घटाया जाता है। अब बात आती है कि इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय उत्पाद की माप कैसे करते हैं तो ये भी क्लियर कर देता हूँ कि राष्ट्रीय उत्पाद की माप यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 तरह से इसकी माप करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहली है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि। और यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं कि कुल व्यय विधि को 4 भागों में बांटते हैं। इसकी भी 4 विधियां हैं और वह है, नंबर 1 इसके अंतर्गत आता है कुल उपभोग व्यय। दूसरी है इसकी सकल निजी विनियोग। तीसरी है सरकारी व्यय और चौथा है विशुद्ध विदेशी विनियोग। और इसके बाद दूसरी आती है कुल आय विधि। कुल आय विधि या साधन आय विधि या साधन आय विधि। अब इसके बाद में तीसरी जो विधि है वह है कुल उत्पादन विधि। कुल उत्पादन विधि। और ये तीनों ही विधियों को, इन तीनों ही विधियों में से पहली कुल व्यय विधि को मैं अभी क्लियर करता हूँ और उसके बाद में ये दोनों विधियाँ जो हैं इनको अपन अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो कुल व्यय विधि क्लियर करते हैं। कुल व्यय विधि को हमने 4 भागों में बांटा है और सबसे पहले यानी कुल व्यय विधि को 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 कुल, लेकिन पहले एक चीज और है कि कुल व्यय विधि है क्या चीज। तो कुल व्यय विधि को समझिए, फिर इसके 4 भागों को बताऊंगा। कुल व्यय विधि के अंतर्गत या इस विधि के अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर किए जाने वाले कुल व्यय का योग किया जाता है। और इसके बाद फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कुल उपभोग व्यय। कुल उपभोग
व्यय, कुल उपभोग व्यय के अंतर्गत, यानी कुल उपभोग व्यय जिसे हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कंजप्शन, सी है कंजप्शन यानी उपभोग, और इसमें देश के परिवारों एवं लोगों द्वारा किए गए दैनिक उपभोग व्यय सबको वार्षिक आधार पर गणना करके जोड़ा जाता है। इसके बाद सेकंड आता है इसमें, वह है सकल निजी विनियोग। सकल निजी विनियोग, और सकल निजी विनियोग को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग या निवेश। अब देखिए, इसके अंतर्गत समस्त निजी उत्पादकों द्वारा वर्ष के दौरान स्थिर विनियोगों, मशीनों, यंत्रों एवं कारखानों में विनियोग पर व्यय, स्टॉक में वृद्धि तथा आय अर्जित करने वाली संपदाओं पर कुल वार्षिक व्यय को जोड़ा जाता है। इसके बाद थर्ड आता है सकल निजी विनियोग के बाद में सरकारी व्यय। सरकारी व्यय, और इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी मीन्स गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर किए गए कुल वार्षिक व्यय को जोड़ा जाता है, जो चाहे उपभोग व्यय हो, उत्पादन व्यय हो, किंतु इसमें हस्तांतरण व्यय को नहीं जोड़ा जाता है। इसके बाद चौथा आता है इसमें, और वह है विशुद्ध विदेशी विनियोग। विशुद्ध विदेशी विनियोग को हम x माइनस m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x एक्सपोर्ट और m इंपोर्ट, यानी निर्यात और आयात। इसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के वार्षिक निर्यात मूल्यों में से वार्षिक आयात मूल्यों को घटाया जाता है। अर्थात सूत्रानुसार, या इसका जो सूत्र है वह सूत्र होगा सूत्रानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल पारिवारिक उपभोग व्यय कुल पारिवारिक उपभोग व्यय प्लस सकल निजी विनियोग, सकल निजी विनियोग प्लस सरकारी व्यय
प्लस विशुद्ध विदेशी विनियोग अर्थात GNP इजिकल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, जहाँ GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इजिकल टू C कंजप्शन यानी उपभोग, I इन्वेस्टमेंट यानी निवेश या विनियोग, G गवर्नमेंट यानी सरकारी व्यय, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी निर्यात माइनस आयात। इसका जो अंतर है वो इन सभी चारों का जो अंतर को इसका जो अंतर है वो इसमें जोड़ने पर GNP बन के तैयार हो जाएगी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अब यहीं कुल आय विधि या साधन आय विधि और कुल उत्पादन विधि, जिनको अगली वीडियो में क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होने की वजह से मुझे लगता है कि इसके लिए 5 वीडियो तैयार करने पड़ेंगे। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट सर्वाधिक करें, जिससे कि मैं आपके द्वारा किए गए कमेंट, भले ही आप किसी भी, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या व्यापार चक्रों से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, जिनके भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। थैंक्स।